दोस्तों अगर आप यूपीएससी एनडीए 2021 के कैंडिडेट हैं या इन फ्यूचर आप एनडीए का एग्जाम देने वाले हैं या फिर आप किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इस टेस्ट को जरूर लगाना। जी हाँ, यूपीएससी एनडीए 2021 मॉक टेस्ट चैंपियनशिप आ रही है अकेडमी पे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो बता दूं कि इसकी डेट और टाइमिंग क्या होगी। सबसे पहले डेट और टाइमिंग की बात करें तो ये डेट होगी 26 सितंबर की और टाइमिंग होगी सुबह के 10 बजे 10 AM पे आपको लगाना। ये लाइव टेस्ट होगा। टॉप 10 कैंडिडेट विल गेट द डिस्काउंट ऑन एनडीए स्कॉलरशिप ऑफ 6 मंथ्स, यानी 6 मंथ्स की जो स्कॉलरशिप होती है उस पर डिस्काउंट मिलेगा टॉप 10 को, और रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे रैंक 1 100%, ठीक है, उसके बाद रैंक 2 3 75%, रैंक 4 से 6 50% और रैंक 7 to 10 ये जो रैंक होगा 25% डिस्काउंट उनको दिया जाएगा। 25 के साथ में 10% तो जो मेरा कोड यूज करते हो AB Study 10 वो मिलता ही है, तो वो भी फायदा आपको मिल ही जाएगा साथ में। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज है। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां पे क्लिक करना और आप ज्वाइन कर सकते हो। 26 को है ये, आप चाहो तो टाइम पे अलार्म सेट कर सकते हो कि इस टाइम पे मुझे देना है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। कोड AB Study 10 है, यूज करना जब भी जाना। तो एक चीज बता दूं, गेट के लिए भी है, मैथ्स के लिए भी है, तो दोनों देख लेना और जरूर लगाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एग्जामिनेशन की एक्सपीरियंस आपको वहां पे हो जाएगी, कैसा एग्जाम होता है ये आप एक्सपीरियंस कर सकोगे लाइव टेस्ट लगा करके। तो बी रेडी एंड लेट्स क्रैक इट। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो कल मैंने इंडियन नेवी एमआर के लिए पहला प्रैक्टिस सेट अपलोड किया। पता नहीं आपने देखा या फिर नहीं देखा। अगर आप अभी देख रहे हो इस वीडियो को तो इस वीडियो को देखने के बाद वो प्रैक्टिस सेट जाकर जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है आप सभी लोगों के लिए। अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेवी एएमआर SSR AA के लिए 2021-22 एग्जामिनेशन के लिए जीके के वो क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला दिन है, फर्स्ट डे है, फर्स्ट पार्ट है और इसके बहुत सारे पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज जीके ऐसा सेक्शन है जिसमें 25 एमआर में भी और 25 SSR AA में भी, दोनों में 25 मार्क्स का सेक्शन होता है। तो इस पे पूरा फोकस करना जरूरी है, और अगर आप इसको ही पूरा अच्छे से करके और 20 तक ला देते हो तो फिर बाकी सब्जेक्ट में अगर आप कम मार्क्स करते हो तब भी आपका कट ऑफ में आने का चांस बढ़ जाता है। खैर, उन सब चीज़ों के बारे में कभी और बात करेंगे। अभी हम शुरू करेंगे, डिस्कस करेंगे एक एक सवाल को अच्छे से। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें जो कि आपको ध्यान से समझना होगा। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे जीके के, जिसमें आप कोशिश करना कि सारे सवालों के जवाब खुद से दो, उसके बाद आंसर देखो कि मैं क्या आंसर बता रहा हूं, और लास्ट में अपना फाइनल स्कोर जो भी हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। ये ध्यान रखना कि जितने भी आप सही आंसर दे रहे हो उसमें से जो गलत आंसर आप देते हो उसमें 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग ऐड करके, और तब कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि 20 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आप कहां से हो। ठीक है, शुरू करेंगे वीडियो को। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो तो इंडियन नेवी एएमआर SSR एंड AA की बेस्ट तरीके से तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना, और टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लो। स्टार्ट करते हैं और शेयर जरूर कर देना। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का समय जो है इंडिया टाइम विद द ग्रीनविच मीन टाइम, यानी GMT जो है वो हमारे टाइम से किस तरीके से, IST और GMT होता है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और GMT ग्रीनविच मीन टाइम यही होता है ना। तो इस तरीके से जो है ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का समय 2 घंटे आगे है, 5.5 घंटे पीछे है, 5.5 घंटे आगे है और 4 घंटे आगे है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5.5 घंटे आगे है हमारा टाइम किससे, ग्रीनविच मीन टाइम से। GMT से IST जो है वो 5.5 घंटे आगे है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? विच कंट्री हैज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल? सूडान, वेनेजुएला, भारत एंड तिब्बत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेनेजुएला। यह सवाल पूछा गया था इंडियन नेवी एएमआर SSR एंड AA के फरवरी 2020 के एग्जामिनेशन में। ये बार बार रिपीट होते रहता है, और एक चीज मैं बता दूं कि जितने सवाल मैं कराऊंगा इस सीरीज में वो ऑलमोस्ट रिपीट होते रहते हैं हमेशा। तो उसको अगर आप कवर अप कर लेते हो तो आप 20 मार्क्स गेन कर सकते हो, मिनिमम 20 मार्क्स 25 में से गेन कर सकते हो। ठीक है, आगे अगला सवाल, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ लॉस? मीरा नायर, तस्लीमा नसरीन, किरण देसाई एंड वेदा पाटेकर।
हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इनहेरिटेंस ऑफ लॉस? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किरण देसाई। किरण देसाई ने इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक लिखी है। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इज रिटन बाय किरण देसाई। बिरजू महाराज किस नृत्य कला से संबंधित है? बिरजू महाराज इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म? ये आपको बताना है। मणिपुरी है, ओडिसी है, कथक है और भरतनाट्यम है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कथक से रिलेटेड है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज इज रिलेटेड टू कथक डांस फॉर्म। कथक जो है ये नॉर्थ इंडिया की डांस फॉर्म है और बाकी जो डांस फॉर्म है वो लगभग नॉर्थ ईस्ट इंडिया या फिर साउथ इंडिया की हैं लगभग। तो ये कथक जो है ये नॉर्थ इंडिया की डांस फॉर्म बोली जाती है। बिरजू महाराज इसी से रिलेटेड हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं बिरजू महाराज। नेक्स्ट वन, अगला सवाल। चीन का प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? द फेमस चाइनीज रिलीजियस स्कॉलर वेनसोंग केम टू इंडिया ड्यूरिंग हुज रेन? हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, कनिष्क, चंद्रगुप्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हर्षवर्धन। चीन का ये प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान था वेनसोंग, ये भारत की यात्रा पर आया था और ये हर्षवर्धन के काल में आया था, यानी हर्षवर्धन के रेन में आया था, उन्हीं के टाइम पीरियड पे आया था। हर्षवर्धन के राज्य में ये पहुंचा था और वेनसोंग इसका नाम था। हर्षवर्धन के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप जान लो कि इनकी जो जीवनी है उसे हर्षचरित के नाम से जाना जाता है और हर्षवर्धन के दरबार में एक बाणभट्ट होते थे, तो बाणभट्ट ने ही इनकी जीवनी यानी हर्षचरित लिखी थी, हर्षचरित की रचना की थी। तो ये एक फैक्ट है। बात रही अगर समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है क्योंकि इन्होंने लगभग 100 से ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी और सभी को जीता भी था। कनिष्क ने सोने के सिक्के जारी किए और चंद्रगुप्त मौर्य राजवंश के संस्थापक ये बोले कि भारत में राजवंश के संस्थापक घनानंद को हराया और घनानंद को हराने के बाद इन्होंने स्थापना की किसकी? मौर्य राजवंश की, और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य। ये क्लियर है। और इनके जो प्रधानमंत्री थे चाणक्य, आचार्य चाणक्य। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, जिन्होंने की इकोनॉमिक्स लिखी यानी अर्थशास्त्र को लिखा था। स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? टू होम डज द स्वेज कैनाल कनेक्ट्स? भूमध्य सागर व लाल सागर, बाल्टिक सागर और कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर और उत्तरी सागर, लाल सागर और कैस्पियन सागर। सही आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। किस किस को जोड़ती है? स्वेज नहर भूमध्य सागर को भी जोड़ती है, लाल सागर को भी जोड़ती है, ये दोनों को जोड़ती है। यानी कि स्वेज कैनाल कनेक्ट्स मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, इन दोनों को कनेक्ट करती है, जिसे हम स्वेज कैनाल के नाम से जानते हैं। अभी बहुत ज़्यादा फेमस थी बिकॉज वहाँ पे एक जहाज़ फंस गया था, शिप फंस गई थी, तो वो चीज़ थी। ठीक है, इस वजह से ये फेमस थी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मानी जाती है व्यवसायिक दृष्टिकोण से स्वेज नहर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल 7 नंबर। आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? द आगा खा कप इज रिलेटेड टू विच गेम? फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस एंड हॉकी। सही आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हॉकी। आगा खा कप इज रिलेटेड टू हॉकी। आगा खा कप हॉकी खेल से संबंधित है, हॉकी खेल का ये एक टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट? पंडित रविशंकर सितार, एम.एफ. हुसैन तबला, आर.के. नारायण उपन्यास और कैफी आजमी कविता। इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एम.एफ. हुसैन इज नॉट रिलेटेड टू तबला। एम.एफ. हुसैन का संबंध चित्रकला से है, यानी कि पेंटिंग से है। पेंटिंग के लिए ये काफी बार कंट्रोवर्सीज में भी रहे हैं, तो एम.एफ. हुसैन का संबंध उन्हीं से है। बाकी पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है, सितार वादक ये। आर.के. नारायण उपन्यास यानी लिटरेचर से इनका संबंध है, लिटरेचर से। एंड कैफी आजमी इज रिलेटेड टू कविता यानी कि पोएट्री और पोयम, इन सभी से संबंधित है। बस एम.एफ. हुसैन ही हैं जिनका कि संबंध इनमें से ये तबला से नहीं है, इनका संबंध जो है वो है किस चीज से? ये एक पेंटर हैं, बहुत ही विख्यात पेंटर हैं, तो उससे इनका संबंध है। तो ये जोड़ी सही नहीं है एम.एफ. हुसैन वाली। बाकी सभी को आप याद कर लेना, नोट करके रख लेना, बिकॉज एक ना एक तो पूछेगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? व्हाट वाज द टर्म ऑफ द 5th 5-year प्लान ऑफ इंडिया? 1978 to 83, 1972 to 77, 1974 to 79, 1969 to 74। भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा गया है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1974 से 79 का जो टाइम था ये भारत का 5वीं पंचवर्षीय योजना का
कार्यकाल था। याद रख लेना। 1975 में इमरजेंसी भी लगी थी भारत में, तो याद रख लेना इमरजेंसीज के बारे में। पहली इमरजेंसी लगी थी 26 अक्टूबर 1962 को, यानी कि जब चाइना से युद्ध स्टार्ट हुआ था, चाइना ने जब हमारे ऊपर अटैक करा था। सेकेंड वन इज एट आई थिंक 25 ऑफ दिसंबर 1971 में लगी थी, जो कि पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। तीसरे की डेट याद नहीं है मुझे, लेकिन ये याद है कि वो किस साल में लगा था, 1975 में, जो कि आपातकाल घर का आपातकाल, यानी कि उसमें कोई वॉर या ये सब चीजें नहीं थी, लेकिन आपातकाल लगाया था इंदिरा गांधी ने। तो वो 3 आपातकाल अभी तक लग चुके हैं। भारत में अभी तक इकोनॉमिक आपातकाल यानी कि आर्थिक आपातकाल नहीं लगाया, भगवान करे कभी लगे भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन ऑफ दिल्ली चलो? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस और चंद्रशेखर आजाद। सही आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। कहां पे? सिंगापुर में टाउन हॉल के सामने खड़े होकर इन्होंने नारा दिया था। कब दिया था भाई? 1943 में, 1943 में, जब आजाद हिंद फौज को इंडियन नेशनल आर्मी भी बोला गया था। इंडियन नेशनल आर्मी यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना के नाम से भी उसे जाना गया था, और उसके सुप्रीम कमांडर के रूप में इन्होंने ये बोला था दिल्ली चलो, ये नारा भी दिया था उन्होंने। कहां पे दिया था? इन्होंने दिया था सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने खड़े होकर। याद रहेगा। देखो ऐसे ही पूरा एनालाइज करके हर एक चीज को बताता हूं स्टैटिक जीके की क्लास में अनअकैडमी पे। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्रोफाइल का, जाकर चेक करो। और पहली बार क्लास देखोगे तो एक कोड डालना होगा फ्री में, एबी स्टडी 10, ये ज्वाइन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बताना आपको क्या क्या चीजें चेंज भी करनी है क्लास में। विमान वाहक पौध एडमिरल ग्रॉस्को किस देश को खरीदा, किस देश से खरीदा है? फ्रॉम विच कंट्री हैज द एयरक्राफ्ट कैरियर पॉट एडमिरल ग्रॉस्को परचेज्ड? अमेरिका, रूस, चीन और इंग्लैंड। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रसिया से खरीदा गया है एडमिरल ग्रॉस्को, जो कि रसिया का है ये विमान वाहक पौध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 का फीफा विश्व कप फुटबॉल का कहां आयोजित होगा? फुटबॉल, फीफा आ गया तो फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है 2022 का, वेयर विल द फीफा वर्ल्ड कप बी हेल्ड इन 2022? रसिया, कतर, जर्मनी और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कतर में आयोजित किया जाएगा 2022 का फीफा विश्व कप फुटबॉल का। ये आप लोग याद रख लेना। और ये एक नंबर यहां पे आपको मैं कंफर्म कर देता हूं कि ये सवाल 100% अब की बार एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, चाहे जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? संसद, कानून मंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। सही आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति जो है नियुक्ति करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश की। मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति को, यानी उनको शपथ दिलाते हैं, और राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश को। आपको बता दूं अभी हाल ही में हमारे नए मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं, यानी कि पहले जस्टिस बोबड़े थे, वो अब चेंज हो चुके हैं। एंड नाउ आवर चीफ जस्टिस इज एन.वी. रमन्ना। व्हाट इज द नेम? एन.वी. रमन्ना। एन.वी. रमन्ना भारत के नए मुख्य न्यायाधीश हो चुके हैं। आई थिंक 25 अप्रैल को उन्होंने शपथ ली थी, 25 अप्रैल से वो अब भारत के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, धनराज पिल्लई किस खेल से जुड़े हैं? धनराज पिल्लई इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एंड वॉलीबॉल। सही आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हॉकी से संबंधित है। धनराज पिल्लई इज एसोसिएटेड विद हॉकी। अच्छा एक चीज बताओ कि धनराज पिल्लई वैसा कोई बड़ा नाम नहीं है, लेकिन मतलब हॉकी में जैसे मेजर ध्यानचंद है, उसके बाद विजय पाल सिंह, देवेंद्र पाल सिंह, इन सब का नाम है। लेकिन फिर भी धनराज पिल्लई के लिए क्वेश्चन क्यों आता है? हमेशा एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। बिकॉज एक फैक्ट है जो कि जान लो, ये फर्स्ट हॉकी प्लेयर थे जिन्हें कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित करा गया था। यानी कि ही वाज द फर्स्ट हॉकी प्लेयर टू बी स्टोर्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, या फिर ये बोल दो कि ही वाज द फर्स्ट हॉकी प्लेयर टू बी स्टोर्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो पहली बार दिया गया था, जिनको सम्मानित करा गया था, दैट वाज विश्वनाथन आनंद, चेस के प्लेयर जो हैं विश्वनाथन आनंद, उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस डैश को मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश? 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 10 दिसंबर एंड 2 अक्टूबर। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। द वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 दिसंबर एवरी ईयर, और इसके एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। 10 दिसंबर को नागरिक अधिकार दिवस मनाया जाता है, मानव अधिकार जो दिवस होता है वही मनाया जाता है 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शांति और संगीत। सही आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संगीत। संगीत यानी म्यूजिक जो है, इसके क्षेत्र में कोई भी ऐसा नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। हाँ, ऑस्कर दिया जाता है, ऑस्कर से सम्मानित किया जाता है। बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं जिनको सम्मानित करा गया है, तो नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। बाकी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शांति, लिटरेचर, इन सभी में दिया जाता है नोबेल अवार्ड। ओके, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में। कब हुई थी? 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी। एंड पहली बार हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था लिटरेचर में गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में। ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ किया गया था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड अंडर हुज लीडरशिप? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक। असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ किया गया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड बाल गंगाधर तिलक। द सही आंसर यानी कि द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू करा गया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज द टिहरी डैम लोकेटेड? भागीरथी, यमुना, गोमती एंड चंबल। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में टिहरी बांध अवस्थित है। और ये टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। टिहरी बांध इज द लॉन्गेस्ट, या फिर ये बोले कि हाईएस्ट डैम इन इंडिया। लॉन्गेस्ट तो हीराकुंड हो जाएगा, लंबा हीराकुंड है सबसे ज्यादा, जो कि महानदी पर है ओडिशा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्न में से किस प्रांत से नहीं गुजरती? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस? त्रिपुरा, गुजरात, राजस्थान एंड उड़ीसा। कर्क रेखा निम्न में से किस प्रांत से नहीं गुजरती है, यह आपको बताना है। त्रिपुरा, गुजरात, राजस्थान और उड़ीसा। सही आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उड़ीसा। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू उड़ीसा। अगर मैं बात करूं कर्क रेखा के बारे में, तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें जो राज्य हैं वो बता देता हूं आपको। गुजरात, राजस्थान, एमपी यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगेन रिपीट, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा भारत में गुजरती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? फिल्म, साहित्य, खेलों और खेलों के प्रशिक्षक के लिए। सही आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साहित्य के लिए दिया जाता है, लिटरेचर के लिए दिया जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड। ये सबसे पुराना अवार्ड भी है। ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन इन लिटरेचर, दैट इज द करेक्ट आंसर। लिटरेचर के लिए दिया जाता है। अगर मैं बात करूं फिल्म की, तो फिल्म में सबसे ऊंचा जो अवार्ड है वो ये बोल सकते हैं हम दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो कि 1969 में स्टार्ट हुआ था। 1970 में पहली बार देविका रानी को दिया गया। खेलों के लिए दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, 1961 में ये स्टार्ट हुआ। एंड खेलों के प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। ये सभी अवार्ड्स हैं आपके लिए संबंधित। तो आज के ये 20 क्वेश्चंस थे, जो कि आपके इंडियन नेवी, AMR, SSR एंड डबल के एग्जाम में 100% आएंगे, सीधे आएंगे ये सवाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। ऐसी वीडियोस मैं डेली देता रहूंगा अब आप लोगों को। और कुछ और सुझाव हो, कुछ और बताना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। टाइमिंग के लिए बता सकते हो, बिकॉज दोनों वीडियोस मैं दोपहर के बाद ही डालूंगा। तो 2 टाइम बता दो, एक रात के टाइम पे, एक दिन में मतलब 1 बजे के बाद की टाइमिंग, लाइक 3 बजे तक बताओ। तो वो दोनों टाइमिंग आप मुझे बता सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो। अभी के लिए तो इतना ही। अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, घर पे रहो और सुरक्षित रहो। एग्जामिनेशन अभी नहीं होगा, AMR की वैकेंसी इसी महीने आएगी। अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच गाइज।